नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा इस समय ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में आईसीसीआर हिंदी चेयर पर पोस्टिंग है मेरी और मैं यहाँ हिंदी अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। यहाँ काम करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई। 1970 के आसपास जब यहाँ पे भोलानाथ तिवारी जी आए थे, जब उज़्बेकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, उस समय उन्होंने यहाँ रहते हुए यहाँ का जो एक कम्युनिटी थी जिसे अफ़गान कहते थे, सुखन दरिया के आसपास, उन्होंने उनकी भाषा पे काम किया और उन्होंने ये देखा कि उनकी भाषा जो है हिंदी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है और उसे उन्होंने हिंदी की एक नई बोली के रूप में स्थापित किया और उस बोली को उन्होंने ताज़ उज़्बेकी नाम दिया। यहाँ पे चूँकि वो जो अफ़गान थे वो ताजिक भाषा भी बोलते थे यहाँ के सामान्य लोगों के साथ, और उज़्बेकी भी बोलते थे। तो ताज़ और उज़्बेकी, ताजिक और उज़्बेकी, इन दोनों भाषाओं को जानने वाले ताज़ उज़्बेकी समुदाय के रूप में उन्होंने उसे चित्रित किया। जब मैं यहाँ पे आया पिछले 1 साल से, तो मैंने उस किताब को, ताज़ उज़्बेकी नाम से ही वो किताब भी है, उस किताब को पढ़ी और मेरी समझ में आया कि यहाँ पे जो जिप्सी कम्युनिटी है, जो जिसे हम लोग जिप्सी कहते हैं, जिसमें रोमा भी हैं, लोले भी, जो लोले समाज है जिसको आज के उज़्बेकिस्तान में लोले कहते हैं और पहले भी ये लोले समाज था, जोगी है, मुल्तान है, अफ़गान है, ये तमाम समुदाय जो हैं किसी न किसी रूप में कभी न कभी हिंदुस्तान से ज़रूर जुड़े रहे हैं और ये स्थानांतरित हुए हैं या बड़ी सेनाओं के साथ वो छोटे मोटे कारीगर के रूप में आए थे या बंजारा मिजाजी के कारण यहाँ पे आके वो बस गए। बताते हैं कि बहुत सारे यहाँ के शासक जिन्होंने भारत पर हमला किया, वो अपने चंगेज़ वगैरह के समय से भी वो अपने साथ हज़ारों की संख्या में ऐसे लोगों को लेके जाते थे और उनसे गुलामों का काम या कारीगरी का काम कराते थे। उनको हज़ारा कहते थे। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये युद्ध के समय जो सिपाही थे जो किसी कारणवश यहाँ छूट गए या रह गए, फिर वो धीरे धीरे यहीं पे बस गए। कुछ लोगों का मानना है कि वो आक्रमणों से बचने के लिए बहुत सारे लोग जो है सेंट्रल एशिया की तरफ आए, और चूँकि वो सिल्क रूट जो है कनिष्क डायनेस्टी से हम लोग देखते हैं सेंट्रल एशिया में आने जाने का एक बड़ा मार्ग था, तो लोग उस तरफ से निकल आए। और उस समय के भारतवर्ष की बात करें हम लोग, तो आज का जो अफ़गानिस्तान है करीब करीब वो पूरा भारतवर्ष की सीमा रेखा थी। तो अफ़गान और उज़्बेकिस्तान, आज के उज़्बेकिस्तान की सीमा पे अफ़गान कम्युनिटी का मिलना और उसकी भाषा का हिंदी क्षेत्र से संबंध रखना सहज लगता है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने यहाँ का जो लोले समाज है उनके बारे में पड़ताल की और उनके बारे में मैं लगातार काम कर रहा हूँ, उनके बारे में जानकारियाँ जुटा रहा हूँ। तो उसमें एक बहुत बड़ा द्वंद्व सामने आ रहा है कि क्या लोले को जिप्सी समुदाय के साथ रखा जा सकता है या इनको अलग रख के देखने की ज़रूरत है। जिप्सी समाज को लेके जो एक डिक्शनरी बनी है, उस डिक्शनरी में भी आप देखेंगे तो आपको हिंदी के सैकड़ों शब्द मिल जाएंगे। लोले समाज के अंदर भी जो प्रसमूह हैं, जैसे जोगी हैं, मुल्तान हैं, उनकी शब्दावली में भी आपको हिंदी के बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। तो इन शब्दों का मिलना, और एक चीज़ ये भी बड़ी दिलचस्प है कि जब ये स्थानीय लोगों के साथ बात करते हैं तो वो ताजिक या उज़्बेकी में बात करते हैं, लेकिन जब वो अपने लोगों के साथ बात करते हैं, अपने परिवार में बात करते हैं, तो फिर वो जो है एक विशेष भाषा के रूप में बात करते हैं। और वो भाषा चूँकि कई सालों से जो है वो इस तरह से स्थानांतरित हैं, तो उसमें ताजिक भी है, उज़्बेकी भी है, अफ़गानी भी है, मुल्तानी भी है और हिंदी भी है, तो बहुत फ़ारसी भी है। तो बहुत सारी भाषाओं का एक तरह से वो मिश्रण बन गया है, एक तरह से
संक्रमित होके एक नई भाषा जो है वो बन गई है। अब उस भाषा को हिंदी का कोई बोली कहना मुझे वो थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन एक चीज़ तो इस तरह के अध्ययन से साफ हो जाता है कि ये जितने भी समुदाय हैं, जो प्रसमूह हैं लोले समाज के यहाँ पे, उनका जो है संबंध कहीं न कहीं भारत की भूमि से रहा है, वो चीज़ें स्पष्ट होती हैं। और इनकी स्थिति जो है, सामाजिक स्थिति जो है, वो कोई बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं है। यद्यपि सरकार की तरफ से उनको वो सारी सुविधाएं हैं जो एक सामान्य उज़्बेकी नागरिक को मिलती हैं, लेकिन जन सामान्य के बीच लोले जो हैं कोई आदर भाव वाले लोग नहीं हैं। समाज उनसे घृणा और हेय की दृष्टि से ही देखता है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे गलत काम जैसे चोरी चकारी इत्यादि चीज़ों से भी लिप्त रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो इनके साथ किसी तरह का सामाजिक संबंध रखना सामान्य ताजिक या उज़्बेकी लोग अच्छा नहीं मानते। ये इनको देख के मैं चूँकि मुंबई कल्याण से हूँ, तो मुझे वो ईरानी समाज, जिनको हम वहाँ ईरानी कहते हैं, वो जो स्टेशनों के आसपास छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं और चोरी चमारी के काम में लगे रहते हैं। कल्याण के पास ही एक जगह है आम्बीवली में इनकी बहुत बड़ी बस्ती है, और उस बस्ती में सामान्य स्थिति में पुलिस का भी जाना एक तरह से मुश्किल काम है। कई बार खबरें आई हैं कि उन्होंने पुलिस के ऊपर भी हमला बोल दिया है, उनके ऊपर हमला कर दिया। तो वही स्थिति जो वहाँ पे हिंदुस्तान में इस ईरानी समाज की है, लगभग वही स्थिति जहाँ जो है यहाँ पे लोले समाज की है। यहाँ पे एक ताशकंद में लोकल मार्केट है चरसू के आसपास इनकी बस्ती भी है। ये वहाँ पे दुकानें भी लगाते हैं, और इनकी खास बात होती है कि इनकी समूह का एक नेतृत्व करने वाला एक मुखिया, एक नेता होता है, जिसकी बात ये सभी लोग मानते हैं। तो अगर कभी इनसे कोई मदद की ज़रूरत हो, तो इनके अगर मुखिया के माध्यम से आपने संपर्क किया और मुखिया ने सहमति दे दी, तो फिर सभी लोग जो है आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी भाषा की शब्दावली जो अफ़गान लोगों के संदर्भ में भोलानाथ तिवारी जी ने अपनी किताब ताज उज़्बेकी में लिखी है, उसमें से अधिकांश शब्द मुझे जोगी समाज के लोगों में भी मिला, और वही अधिकांश शब्द मुझे वो विदेशी पश्चिमी विद्वान हैं जिन्होंने जिप्सी लोगों की शब्दावली बनाई है, उसमें भी मिला। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि यद्यपि ये समाज अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं, अफ़गान, मुल्तान, जोगी, लेकिन बड़े परिदृश्य में ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और कमोबेश थोड़े बड़े अंतराल के साथ जो है ये हिंदुस्तान से चलकर अलग अलग जगहों पे निकले हैं, और जहाँ जैसी परिस्थिति रही होगी उसके हिसाब से वहाँ ठहर गए होंगे, वहाँ रुक गए होंगे, और स्थानीय लोगों के साथ थोड़ा तालमेल बना के इन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब वहाँ की जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, वहाँ की जो सामाजिक स्थितियाँ थी, उसके हिसाब से फिर उन्होंने उनकी धार्मिक परंपराएं, उनकी सामाजिक परंपराएं, और जिस तरह का व्यवसाय ये कर सकते थे, उसको इन्होंने आत्मसात कर लिया। तो मुझे लगता है कि उज़्बेकिस्तान का जो लोले समाज है और इनके जो प्रसमूह हैं, उनको लेके एक गंभीर काम की बहुत बड़ी गुंजाइश है, और उनकी शब्दावली बनाना, उनके वाक्यों के नमूने जुटाना, उनकी परंपराएं, उनकी लोक कथाएं, उनकी लोकगीत, हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं और उन शब्दों की तुलना में हिंदी के कितने शब्द हैं, जैसे मान लीजिए उनकी भाषा में ताजिक भी है, उज़्बेकी भी है, हिंदी भी है, अफ़गानी भी है, तो उनकी तुलना में हिंदी के कितने शब्द हैं, उनका वाक्य विन्यास कैसा होता है, उनकी व्याकरणिक संरचना कैसी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर काम किया जाए तो निश्चित तौर पे एक नई चीज़ उभर कर सामने आएगी, और नया विषय है, अच्छा विषय है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों से संपर्क कर सकूँ, इनके साक्षात्कार ले सकूँ, इनकी कुछ तस्वीरें उतार सकूँ,
लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि समाज में इनकी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लोग इनसे मिलने से कतराते हैं, इनसे बात करने से कतराते हैं, इनके बीच जाना नहीं पसंद करते, एक अविश्वास की नज़र से इनको देखते हैं। तो इन सारी स्थितियों में ये सारी सामग्री जुटा पाना थोड़ा कठिन काम है। लेकिन अभी मेरे पास 2-4 महीने हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनके ऊपर कुछ काम कर सकूँ, और जो शोध कार्य थोड़े बहुत या शोध पत्र इनके ऊपर उपलब्ध हैं, उज़्बेकी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में तो मुझे कोई कार्य इनके ऊपर मिला नहीं। तो मैं उससे उसको भी खंगाल रहा हूँ कि जहाँ से भी जो सामग्री मिल सके हम उसको जुटाएं, उसका एक पुनर्मूल्यांकन करें, और नए डेटा के साथ, नई शब्दावलियों के साथ हम इनकी उस भाषा विशेष की शब्दावली का भाषा वैज्ञानिक अगर विवेचन प्रस्तुत कर सकें, तो मुझे लगता है कि ताजुज़्बेकी के बाद ये एक अच्छा काम होगा। और उज़्बेकिस्तान के लोले समाज को लेके हम कुछ ठोस दे पाएंगे। और जिस तरह भोलानाथ तिवारी जी ने कहा कि वो ताजुज़्बेकी के बारे में कि वो हिंदी की एक नई किस्म की बोली है, तो अगर वो एक नई किस्म की बोली है तो उसी कड़ी में हम लोग लोले समाज को भी की भाषा को भी रख सकते हैं, उसकी छानबीन कर सकते हैं। मैं लगातार इसके प्रयासों में हूँ। आप साथियों से एक निवेदन ये भी है कि अगर आपकी जानकारी में लोले समाज की भाषा को लेकर कुछ शोध कार्य या कोई नई चीज़ सामने आए या आपकी पढ़ी हुई हो, तो ज़रूर उसकी जानकारी मेरे साथ साझा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।